अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज के दौर में कहा जाता है कि मीडिया का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मीडिया पर कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही गलत का मिश्रण होते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब मीडिया चेताने पे आता है तब भी वो अपनी भूमिका को बड़े अच्छे तरीके से निभाता है। और ये अलग बात है कि कुछ जो मीडिया हाउस होते हैं उन पर यह आरोप लग जाता है कि वो एक तरफा चल रहे हैं। खैर, मैं हिमाचल की बात करूंगा। आज प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो तमाम एक तरह से देखा जाए तो सरकार और व्यवस्था का काम तमाम करता हुआ नजर आता है। पिछले 2 दिन से जो मीडिया है वो लगातार सरकार को चिता रहा है और उन मुद्दों पे चिता रहा है जो सीधे सीधे सरकार के साथ या फिर प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण अखबारें हैं, एक दिव्य हिमाचल, दूसरी दैनिक जागरण। दिव्य हिमाचल के संपादक अनिल सोनी जी, उन्होंने पिछले कल अपना एक संपादकीय लिखा और आज दैनिक जागरण के जो संपादक हैं नवनीत शर्मा जी, उन्होंने भी एक जो संपादकीय है वो लिखा। लेकिन इसमें जो लिखी इबारतें थी वो सरकारी इमारत में आ रही दरारों को दिखाने वाली भी थी और सरकार को चेताने वाली भी थी कि आप जरा इन पर गौर कीजिए। सबसे पहले मैं प्रदेश के वरिष्ठ संपादक जो है अनिल सोनी जी, उनके लिखे हुए संपादकीय की बात करूंगा। सोनी साहब ने सबसे पहली लाइन जो लिखी थी उस लाइन में लिखा था, इस हमाम में सब नंगे हैं, क्या भाजपा क्या कांग्रेस। उन्होंने मुद्दा उठाया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उस भाग का जो धर्मशाला में बनना है। सोनी साहब ने अपनी कलम की नोक को कुछ इस तरह से तीखा किया मानो सजाए मौत देने के बाद जिस तरह से एक पैटर्न दिखाया जाता है कि कलम तोड़ दी जाती है। एक तरह से सोनी साहब ने अपनी कलम को सरकार की पीठ पर, सरकार की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर पूरे जोर के साथ दबाया। अपने संपादकीयों में सोनी साहब बिल्कुल फ्लैशबैक में भी गए, प्रेजेंट में भी आए और फ्यूचर की बात भी उन्होंने कर दी। धर्मशाला के साथ जो अन्याय होता रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा और पक्ष भी इस तरह से रखा कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जो धज्जियां हैं उड़ती हुई इस संपादकीय में देख चुके होंगे। अनिल सोनी जी ने जब अपनी बात रखी तो पूरी तर्कों के साथ रखी। उन्होंने अगर धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम को दी गई जमीन का जिक्र किया तो साथ में सीयू की जमीन जो जदरांगल में है उसका भी बराबर फिक्र किया। उन्होंने तमाम उन फाइलों के सिस्टम को उथेड़ के रख दिया जिसका हवाला देकर आज की डेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्थापना है उसमें कहीं ना कहीं खाइयां खोदी जा रही है। सोनी साहब के तमाम सवाल जो थे वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे से जुड़े थे, लेकिन उसके फ्लैशबैक में टांडा मेडिकल कॉलेज जब धर्मशाला में था उसका भी जिक्र किया और बाद में जो क्रिकेट स्टेडियम बना उसका भी जिक्र किया। दिव्य हिमाचल के संपादक सोनी साहब का जो ये सारा संपादकीय है वो कई मायनों में सरकारों को, प्रशासनिक व्यवस्था को एक ऐसा आईना दिखाने वाला है जिसमें शायद सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था अपना मुंह देखने की हिम्मत जुटा सके। अब मैं बात करता हूं दैनिक जागरण के संपादक नवनीत शर्मा के उस लेख की जो आज दैनिक जागरण में छपा हुआ है। नवनीत शर्मा के इस लेख का जो हेडिंग है उसकी लाइनें ही बहुत मारक है और मौजूदा मौसम और सियासत के मौसम को एक तरह से तार तार करता हुआ दिखाने वाला है। उन्होंने लिखा कि चुनावी मौसम में कांग्रेस का विक्षोभ शब्द बहुत पॉपुलर है पिछले कुछ सालों से। अगर पश्चिम विक्षोभ आएगा तो बारिश आएगी, अगर पश्चिम विक्षोभ में कोई गड़बड़ी होगी तो मौसम में भी गड़बड़ी होगी। यानी जिस पश्चिम विक्षोभ की बात करते हैं वो सियासत में भी कहीं ना कहीं आ चुका है। और नवनीत शर्मा जो युवा संपादक हैं उन्होंने बड़ी ही गहराई के साथ इस जो व्यवस्था है, व्यवस्था कहना तो गलत होगा, जो माहौल है उसके ऊपर तीखी टिप्पणी जो है वो आज अपने अखबार में की है।
सोनी साहब की तरह अपनी अलग तरह की लेखनी के लिए जाने वाले नवनीत शर्मा ने भी इशारों में बहुत सारी बातें अपने संपादकीयों में लिखी हैं। विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस, तो जाहिर सी बात है कि जो विक्षोभ पैदा हुआ है कांग्रेस की सियासत के अंदर और उसकी वजह से जो सियासत का मौसम गड़बड़ हो रहा है, उसके ऊपर भी नवनीत शर्मा ने कई सवाल जो है वो व्यवस्था के सामने खड़े कर दिए हैं। नवनीत शर्मा की इस लेख में एक बात बतौर पाठक मेरे को नजर आई और वो बहुत अहम बात थी जो उन्होंने लिखी है। अगर हकीकत में देखा जाए तो जो हिमाचल कांग्रेस है उसका जो पुनर्गठन है अब सत्ता परिवर्तन के बाद होना शुरू हुआ है। पुनर्गठन इसलिए क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास इस वक्त हिमाचल सरकार की कमान है और उनके साथ ही कांग्रेस का भविष्य भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब कांग्रेस का ये रिवाज रहा है, अगर कायदे से देखा जाए कि जब सत्ता में आते हैं तो सरकार ही सब कुछ होती है, संगठन बहुत हद तक हाशिए पर चला जाता है। जबकि भाजपा में बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां रहती हैं। चाहे भाजपा सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, संगठन का जो रोल है वो लगातार अहम बना रहता है। कोई दो राय नहीं है जिस तरह से विक्षोभ की बात नवनीत शर्मा जी ने कही है उसमें विक्षोभ तो है। हाल ही में मेरे साथ एक इंटरव्यू में जो कांग्रेस के विधायक हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस में अब जो भी सभाएं होती हैं या जो भी बैठकें होती हैं वो ज्यादातर शोक सभाओं के रूप में नजर आती हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र राणा की बात करें तो वो भी अब तलवार शरेआम हाथ में तो छोड़िए, मुट्ठी में पकड़ कर पूरे जोर के साथ उसको लहराने शुरू हो चुके हैं। यानी अगर कांग्रेस की सरकार के भीतर भी उतावलापन है तो संगठन के भीतर में भी उतावलापन उतना ही है। इस बात को कोई नहीं समझ रहा है कि जब दो तरह के उतावलेपन आपस में टकराएंगे और वह भी एक ही घर के बर्तन आपस में टकराएंगे कांग्रेस की रसोई के, तो पहाड़ी में कहूं तो वो जो टल पटाख है वो खासी जबरदस्त हो सकती है। कांग्रेस में हुए माहौल का जो परिवर्तन 1.25 साल पहले हुआ, 1.25 साल के करीब करीब हो चुका है उसमें अगर देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू उस रोल में आ चुके हैं जिस रोल में पिछले कई दशकों से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह रहे थे। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी हकीकत है कि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा भी उस रोल में आ चुके हैं जिस रोल में किसी दौर में स्वर्गीय जीएस बाली रहा करते थे। यानी अपनी अहमियत को दिखाने का, दुनिया में उसको साबित करने का कोई भी मौका ना सुधीर छोड़ते हैं ना राजेंद्र राणा छोड़ते हैं। नवनीत शर्मा ने अपने इस आलेख में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि एक ऐसी इबारत मानी जा सकती है कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता। अगर उन्हें नकारेंगे तो नकारापन जो है वो सरकारों के हिस्से में ही आएगा, प्रशासनिक व्यवस्था के हिस्से में ही आएगा। हिमाचल आज एजुकेशन के जो सोपान है, जो पायदान है, उसमें लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड, कांग्रेस की सरकार जो है वो पिछले 1 साल से इसे नियमित तौर पर अध्यक्ष नहीं दे पाई है। हाल ही में नियमित अध्यक्ष न देने का जो एक नुकसान है वो अब सामने आने भी शुरू हो चुका है। हाल ही में शिक्षा बोर्ड ने जो आगामी परीक्षा है उनकी डेट शीट को जारी किया और डेट शीट जारी होने की देर थी, कहीं टाइम रात का लिख दिया गया था तो कहीं छुट्टियों का ही जो पेपरों के बीच में गैप होता है उसका ही सत्यानाश करके रख दिया गया था। तो फिर कौन से सिस्टम की तरफ कांग्रेस की सरकार इस वक्त गंभीर है? एजुकेशन सिस्टम जिसकी बात करते हैं कि हम केरला से मुकाबला करेंगे, हम उससे मुकाबला करेंगे, हम आगे जाएंगे, उसमें तो लगातार आप लोग पीछे चले जा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है बद्दी बरोटीवाला नाड़ागढ़, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ड्रग इंडस्ट्री है। एशिया में यहां से बनी हुई दवाएं जाती हैं। अब वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि इतनी दवाइयों के सैंपल फेल हो गए, ये फेल हो गया, वो फेल हो गया। इस बाजार पर एक असर जो है वो पड़ने शुरू हो चुका है। और अगर इसी ड्रग इंडस्ट्री की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर स्टेट ड्रग कंट्रोलर की जो पोस्ट है वो भी खाली पड़ी हुई है। 2 दिन पहले दैनिक जागरण ने इस मुद्दे को उठाया
तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर थे उनको कार्यकारी जिम्मा दे दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जिन चीजों के लिए हिमाचल जाना जाता है उन व्यवस्थाओं का सत्यानाश क्यों हो रहा है? क्या सरकार को यह अंदेशा नहीं है, क्या सरकार को इस बात का आभास नहीं है कि अगर इस इंडस्ट्री पर असर पड़ा तो इसका नुकसान कहां पे होगा? सरकार को नुकसान रेवेन्यू में हो या ना हो, कम हो ज्यादा हो अलग बात है, लेकिन अगर ये फैक्ट्रियां यहां से अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाकर चली गई, जो हिमाचल के लोगों को, युवाओं को यहां पर रोजगार मिल रहा है, उसका क्या होगा? सरकार रोजगार खुद दे नहीं पा रही है, जिन क्षेत्रों में रोजगार है उन क्षेत्रों के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं जो नकारापन है वो सामने आने शुरू हो चुका है। नवनीत शर्मा ने अपने इस लेख में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि कईयों को कैबिनेट रैंक का जो चाय का कप है वो उठाते हैं और उनको लगता है कि अब हम इसमें सिप लेंगे, लेकिन चुस्की लेने से पहले ही वो जो कप है वो गायब हो जाता है। इसी तरह से संगठन के भी हालात हैं। संगठन को लगता है कि हमें आज हिस्सेदारी मिलेगी, कल हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन उनके पास चाय का कप तो दूर, सुड़प कर चाय पीने के लिए प्लेट तक जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। नवनीत शर्मा ने एक बहुत प्यार भरा तंज जो है वो यहाँ पर कसा हुआ है। वह लिखते हैं कि कांग्रेस उस दुर्लभ राज्य की तरह है जहां पर कांग्रेस सत्तासीन है। दुर्लभ राज्य, कोई गलत नहीं लिखा। देश भर में अब कांग्रेस की जो प्रदेश में सरकारें वो हैं कितनी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जहां पर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस बैठी हुई है वो क्यों दुर्लभ प्रजाति की होने की जो राहें हैं उनके ऊपर चल रही है। नवनीत के जो भाषा है वो संयमशील है। नवनीत शर्मा ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो सत्ता का मखमली गलीचा कांग्रेस के पास बिछा हुआ है उसमें उन छेदों की तरफ भी इशारा किया है कि इन्हें वक्त रहते दूर करना होगा। कोई भी संपादक जब कुछ लिखता है तो वो एक रिपोर्टर नहीं होता, वो उसका जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है सोच का। यही वजह होती है कि कुछ लोग ही संपादक बन पाते हैं। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक बैठक में कहा था कि ज्यादा नहीं तो 3 महीने के लिए इकट्ठे हो जाओ। 3 महीने यानी जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं वो, उनके लिए इकट्ठा हो जाओ। बाकी इससे आगे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक इशारा साफ मिल गया कि मुकेश अग्निहोत्री भी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि कांग्रेस के भीतर कोई भी एकजुट नहीं है। अगर बड़े स्तर पर मोर्चा खुला हुआ है तो मोर्चे जो हैं वो एमएलए से लेकर ब्लॉक कांग्रेस के जो एक संगठनात्मक ढांचा होता है वहां तक मोर्चे खुले हुए हैं आपस में। संपर्क की बात, जनसंपर्क की बात, नवनीत शर्मा जी ने यहाँ पर भी एक बहुत ही ज़हीन और महीन सोच वाली बात लिखी है। वह प्रतिभा सिंह के उस बयान का जिक्र करते हुए कहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कार्यकर्ता ही घर बैठ गया तो फिर क्या होगा। प्रतिभा सिंह के इस बयान को ही नवनीत शर्मा जी ने अपने जो संपादकीय है उसकी बेसलाइन बना दिया। इसको बेस बनाते हुए नवनीत शर्मा ने लिखा कि ये उस कांग्रेस का परिचय है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर धरातल से संपर्क खत्म हो चुका है। नवनीत शर्मा ने कांग्रेस के भीतर स्वर्गवासी हो चुके नेताओं के टिकट वितरण से लेकर कुछ ऐसे पहलुओं का भी जिक्र किया है। अगर कांग्रेस इनको धीर गंभीर होकर सोचती है तो शायद उन्हें ये एहसास हो जाए कि उनकी सोच का जो स्तर है वो क्या है। नवनीत शर्मा ने कांग्रेस को एक तरह से आईना भी दिखाया है। उन्होंने बीजेपी के भीतर जो लोगों को चयन करके उन्हें चिन्हित जगहों पे बिठाने का सिलसिला जारी है उसके बाबत भी अपनी बात रखी। उन्होंने बाकायदा नामों सहित कई नेताओं का जिक्र करते हुए लिखा कि ये नेता जब अपनी प्रशासनिक सेवाओं में थे या सैन्य सेवाओं में थे तो किस दौर में थे। बाकायदा ये हिंट भी दे दिया कि ये कांग्रेस के दौर में इन लोगों ने विदेश नीति हो, सुरक्षा नीति हो, उनके ऊपर चिंतन किया है, उनको इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर भाजपा ऐसे नेताओं को सामने लेकर आ रही है और अपने आप को मजबूत कर रही है तो इसके खिलाफ कांग्रेस के पास तोड़ क्या है। नवनीत शर्मा बहुत कुछ कहे बिना भी कह गए। जो प्रतिभाओं का पलायन है
उसके ऊपर भी उन्होंने एक इशारा दे दिया कि सियासत अपरंपरागत जो प्रतिभाएं होती हैं उन पर नहीं चल सकती। उन्हें भी देखना होगा कि अगर प्रशासनिक सेवाओं से या किसी अन्य सेक्टर से जो लोग निकल कर आते हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो देश प्रदेश के विकास में हो सकता है। उदाहरण तो नवनीत जी ने खूब दिए। अब देखने वाली बात यह है कि कोई सबक लेता है तो किस तरह से लेता है। अपने इसी लेख में नवनीत शर्मा ने आगामी लोकसभाओं की तरफ भी इशारा इंगित कर दिया है। हाल ही में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी हुई है अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी रैली को धर्मशाला में करवाने के लिए। और ये भी एक तरह से जो संकेत हैं, जिस तरह की जो कार्यशैली भाजपा ने पकड़ी हुई है उसका तोड़ भी यहाँ पर कांग्रेस के पास नजर नहीं आ रहा। ये भी एक सच है। अगर हिमाचल में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की चर्चा होती है तो सिर्फ इसलिए होती है कि क्या वो यहाँ से राज्यसभा जाएंगी या नहीं जाएंगी, या किसी और प्रदेश से वो राज्यसभा का सांसद बनेंगी। लेकिन भाजपा को देखिए, ये भी हकीकत है। पोस्टर्स लग रहे हैं, फ्लैक्स लग रही हैं। उसमें अगर मैं नड्डा की रैली की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा और नड्डा का चेहरा है। बाकी तमाम चीजें गौण होकर रह गई हैं। हाईलाइट किसको किया जा रहा है? पॉलिटिकल ब्रांडिंग होती है। भाजपा अपने पॉलिटिकल ब्रांड एम्बेसडर्स को आगे किए हुए है। और हिमाचल में आलम यह है कि जो कांग्रेस के पॉलिटिकल ब्रांड एम्बेसडर हैं, चाहे गांधी फैमिली के तीनों लोग हैं या कोई और है, उनकी स्थापना के बाबत जो चर्चाएं हैं वो चली हुई हैं। कांग्रेस की जो स्थापना है उसके बाबत कोई चर्चा होती नजर नहीं आ रही है। तो माहौल भी बदलता है, सारी चीजें बदलती हैं। आप भी बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा कि इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।